साथियों, आप सबको विदित है कि देश में एक अ, अभियान चला और वो अभियान ये था कि किसी भी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया जाए। और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाने की जो प्रक्रिया अपनाई गई वो हमारे संविधान का अपमान हुआ। उससे पहले दोनों वक्ताओं ने आपको स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण को लेकर के छद्म रूप से उसको प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और एक तरह से कहें तो एक कपट के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया। आवरण तो महिला आरक्षण के जामे का पहनाया गया, लेकिन अंदर उसे लेकिन समझ में किसी को नहीं आ रहा था, क्योंकि चुनाव के आसन पश्चिम बंगाल में, असम में सारे हमारे सांसद या उनकी पार्टी के सांसद भी वहां पर व्यस्त थे चुनाव प्रचार की प्रक्रिया। उस दौरान ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि एकदम से एक सत्र बुलाया जाता है, स्पेशल सेशन, तो ये कहा जाता है कि विमेन रिप्रेजेंटेशन हम लेकर। जब ये बात सबके सामने आई, सबके संज्ञान में आई, तो पूरा देश ही स्तब्ध था। कारण उसका ये था कि जब 2023 में नारी बंधन अभियान आप ला चुके थे, कंसेंसस बन चुका था, सर्वसम्मति से पारित हो चुका था, फिर ऐसी क्या आवश्यकता आनी पड़ी कि आप चुनाव के बीच में इस तरह की एक प्रक्रिया को, एक होम को रचते हैं और सबको दिल्ली में एकत्रित करते हैं सभी सांसदों को। या तो मंतव्य ये था कि चुनावी व्यस्तता के कारण सांसद नहीं पहुंचेंगे तो अपने जो भी इच्छा थी उसको पूरा कर लिया जाएगा, या फिर चुनाव के दौरान ये जानते हुए भी कि बहुमत नहीं है और अगर पारित नहीं होगा तो विपक्षी पार्टियों को बदनाम करने का। तो साथियों, महिला आरक्षण को लेकर के भारत में एक बहुत बड़ा इतिहास है 30 वर्ष। और कोइंसिडेंस देखिए कि 30 महीने में भी 2023 के जो पारित बिल था उसका नोटिफिकेशन उन्होंने नहीं। 16 तारीख को सत्र बुलाते हैं और 16 तारीख को 23 के पास हुआ था और तो नोटिफिकेशन उसका जारी किया जाता है। यही सबसे बड़ा प्रश्न इनकी नीयत पर लगा। अब आप खुद उसको लेकर आए 23 में, क्योंकि 24 में आपके चुनाव थे लोकसभा के, तब भी आपकी मंशा ये थी कि महिला के नाम पर वोट एकत्रित कर लिए जाए। और उसके बाद जब शासन में आए बिना बहुमत के, तो वो चीज आपको सुहा नहीं रही थी, इसलिए आपने उसका नोटिफिकेशन जारी किया। पश्चिम बंगाल, असम बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, तो इसलिए सोचा कि फिर एक बार इस तरह का जुमला लाया जाए और भ्रमित करने का। लेकिन महिला होने के नाते मुझे पीड़ा तब होती है जब देश में ऐसे कानून लाने के प्रयास होते हैं, करने के प्रयास किए जाते हैं, आत्मसात करने के प्रयास होते हैं, कई बार पारित भी करवाए जाते हैं, लेकिन लागू नहीं किए। जब 23 में ऐसा हुआ तो उससे पूर्व हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उनको कई बार लिखा, 2 बार आप बहुमत में रहे, 16 से पत्र लिखे। तो महिला आरक्षण का जो मंतव्य हमारी पार्टी ने राज्यसभा में पास करवाया था उसको आगे बढ़ाया, महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम, उसको ठंडे बस्ते में डाला। आनंद फानंद 23 में लेकर आए, लेकिन 23 के जब आरक्षण को लागू करने के प्रस्ताव को लेकर आए थे, तब भी विपक्षी सांसदों ने कहा था इस पर कोई भी कंडीशन मत लगाइए, ना सेंसस की लगाइए ना परिसीमन। उसको भी नहीं सुना, अनसुना किया और उसको लागू किया। तब भी कांग्रेस पार्टी ने इसको सराहा, इसका साथ दिया कि कम से कम चलिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो। परंतु अब देखिए विडंबना आप कि खुद के प्रस्ताव में कमियां निकाल करके यदि हम उस प्रस्ताव को वैसे के वैसे लागू करेंगे तो महिला आरक्षण 34 में हो पाएगा, क्योंकि 26 और 27 की जनगणना के बाद। पर उसमें भी एक खेल है, वो ये कि जातिगत जनगणना का सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उसको करवाया जाना जरूरी हो गया है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम 2011 की जनगणना के हिसाब से करते हैं। और आपने कभी सुना है कि संसद में आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हो और उसके टेक्स्ट में आप जो चीज कह रहे हो वो लिखी हुई नहीं है। आप कहना चाह रहे हो कि हम 50% ऑफ सीट्स हैं उसमें इंक्रीमेंट करेंगे हर स्टेट में और प्रोपोर्शनल रूप से करेंगे, कोई किसी को नुकसान नहीं, लेकिन वो टेक्स्ट में नहीं था, वो वहां पर लिखित रूप से वहां पर नहीं था। इसका मतलब ये था कि छलावे की राजनीति वहां पर शुरू हुई। और मुझे खुशी इस बात की कि इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर के और अंतरात्मा की आवाज पर उस प्रस्ताव को वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को गिराया। और देश की जो महिला है, जो राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहती है, जो सोच रही थी कि इसके माध्यम से हमें एक सशक्त मंच मिलेगा, उस मंच पर जो छलावा किया जा रहा था, जो छद्म रूप से इनको छलने का काम किया जा रहा था, उसका मुखौटा उठाने का काम। अब देखिए हमारी सबसे मोटी मांग ये है, तो 2023 में संविधान संशोधन के माध्यम से इनका नारी बंधन अधिनियम जो लेकर है उसको वैसे के वैसे जो पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ आज मौजूद है संसद में 543 सीट, उसमें से 180 सीट हमें ये आरक्षण लागू करे तत्काल प्रभाव से। आपको ध्यान है 1996 में प्रस्ताव आया, गिर गया,
1998 में तो लाने ही नहीं दिया गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने, विशेषकर तो सोनिया गांधी जी जो हमारी बिल्कुल हमारी जो कह सकते हैं आइडल है, जो महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा प्रतीक है इस भारत में, उन्होंने जब अपने प्रयासों से और कांग्रेस सरकार के दौरान उसको लाने का प्रयास किया, तो यही भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने लोकसभा में उसको गिरा दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी को ये जिस प्रकार से विशेष रूप से टारगेट कर रहे हैं, हालांकि सभी विपक्षी पार्टियों ने इनकी जो एक छद्म परिवेश में उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया था, उसको जानकारी सभी को थी, पूरे देश को है, लेकिन विशेष टारगेट कांग्रेस पार्टी को कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, और आप तो सुदीप जन है, आप सब जानते हैं, जब राजीव गांधी जी 1989 में भारत के प्रधानमंत्री, तो सबसे पहले उन्होंने यही बात अपने मन में रखी थी कि जिस देश को आजाद कांग्रेस पार्टी ने कराया, और आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो कांग्रेस से जुड़ी महिला नेता थी, उन्होंने इस पर विचार किया था उस संविधान सभा में, महिलाओं को कैसे राजनीति में प्रशस्त किया जाए, उनको कैसे मुखरता दी जाए। उसी बात को लागू करने के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन ला करके 33% आरक्षण महिलाओं के लिए पंचायतों में और निकायों में किया, और उसी की परिणति कि आज आपके सामने मेरी जैसी महिलाएं उसी रूट के माध्यम से, ग्रास रूट से विकसित होकर के ऐसे ऐसे मंचों पर पहुंचे जहां उन्होंने अपनी पहचान। अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि महिलाएं तो हैं तैयार, 33% आरक्षण के माध्यम से हमारी मेयर बैठी है साथ में, कोई सरपंच बन जाती है, कोई प्रधान बन जाती है, इनको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। आपके पास एक बहुत बड़ा फूल तैयार है, उस फूल का सिर्फ रिफ्लेक्शन चाहिए संसद में और विधानसभा, और वो संभव था 2023 के संविधान संशोधन के माध्यम से, जो नोटिफाई भी हो चुका है। उसको नल एंड वॉइड करके एक नया प्रस्ताव ला करके एक ऐसा परिसीमन करना चाहते थे जो उनके हिसाब से सही था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उद्देश्य हो, चाहे जनहित के लिए हो या नहीं हो, उसका एक ही लक्ष्य होता है, कैसे राजनीति में अपनी सियासत को पुख्ता किया जाए किसी न किसी स्वरूप में। क्योंकि पिछले चुनाव में बहुमत से वंचित रह गए, तो परिसीमन करके आनन फानन में, और उसको महिला आरक्षण के नाम पर जिस प्रकार से भेदभाव करना चाहते थे राज्यों के साथ, उसे अंजाम देने की कवायद थी। आपने देखा कि असम में और कहाँ किया ना, जम्मू कश्मीर में उन्होंने अपने हिसाब से परिसीमन किया। और आप देखिए, ऐसा कहीं होता है किसी देश में, एक राज्य में 2001 के सेंसस को यूज किया जाए, दूसरे राज्य में 2011 के सेंसस को यूज किया जाए? कहीं तो नियम कानून कायदे होंगे ना। संविधान इसीलिए होता है कि आप कानून कायदे के हिसाब से काम करें, और हम सब जानते हैं इस बात को कि सेंसस के बाद डिलिमिटेशन इनएविटेबल है, यानी अवश्यम भावी होता है। अगर 23 के ही उस संविधान संशोधन को लागू करते और 26-27 के सेंसस के आधार पर करते, 29 में 33% आरक्षण के हिसाब से महिलाएं चुनाव कर लेती। जब हमने उस समय संसद में कहा था कि ये सेंसस की प्रक्रिया इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी, तो हमको दबाने का प्रयास करके कहा गया था मैं लागू करूंगा 29। और आज जब आप संविधान संशोधन को वापस बदलना चाहते हैं, अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि साहब हम तो इसलिए करें कि वो कवायद जो है 34 में जाके पूरी होगी। तो ये जो चीजें हैं ना, ये देश को भ्रमित करने, महिलाओं के साथ छलावा करने की प्रक्रिया। मुझे दुख इसलिए होता है कि आप जब किसी प्रावधान को लाते हो जिस पर कंसेंसस है, ऑल पार्टी कंसेंसस, फिर आपको क्या दुविधा उसे लागू करने में? तो ये महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ा कह सकते दुर्भाग्य जोड़ा गया है। उनके नाम पर सियासत हो रही है, उस प्रस्ताव को महिला के आवरण में लपेट करके और अपने मंतव्य को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। साथियों, भी मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में पहुंच रही है, क्योंकि हमें जनता को बताना बेहद आवश्यक है। इस दौर में जब सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने रिसोर्सेज के माध्यम से जनता को भ्रमित करके कवायद की जाती है, चुनाव जीते जाते हैं, इस तरह से सत्ता को में काबिज हुआ जाए, उसके सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में हमने ये प्रेस वार्ताओं का आयोजन किया। हमारी महिला कार्यकर्ताएं, हमारे सभी नेता जनता के बीच में जा रहे हैं। तो सत्ताधारी पार्टी को क्या आवश्यकता पड़ रही है कि वो लोग अपनी महिलाओं को, अपने कार्यकर्ताओं को बीच में? मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं से आह्वान करना चाहती हूँ, इस प्रक्रिया की निर्ममता को समझ। ये गोलाकार द्वंद है, ये गोलाकार छलावा है आपकी पार्टी का, जिसमें आपको मुखौटा बनाकर आपके माध्यम से आप ही को छला जा रहा है। इसलिए महिला होने के नाते आप हमारे सुर में सुर मिलाइए, एक साथ अलाप करिए, ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिल सके। आप जाकर के आपको जो दिया जा रहा है उसके आधार पर बोलने का प्रयास मत करिए, क्योंकि ना तो आपके पास
राजीव गांधी जी का वो इतिहास है जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देकर, जिसमें आप भी लाभान्वित हैं, इसके माध्यम से आपको भी मंच मिला है, उसकी बात करती है। और ना ही आप ये बताने के प्रयास करते हैं कि विमेंस कमीशन जैसा महत्वपूर्ण एक डिपार्टमेंट, ये भी राजीव गांधी जी की सोच थी, महिलाएं अपने ग्रीवेंसेस को लेकर कहाँ जाए, वो भी राजीव गांधी जी ने बनाया। वेलफेयर जो स्कीम्स हैं तो सोनिया गांधी जी की नेशनल एडवाइजरी कमेटी की ही देन थी कि आज मनरेगा जैसी योजना या फिर महिलाओं को समर्पित वेलफेयर योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, ये सब उसी की देन थी। महिलाएं जो आज सशक्त हुई हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वो सब कांग्रेस पार्टी की देन है। तो कम से कम जब आप जा रही हैं तो अंतरात्मा में आप झांकने का प्रयास करें, किस निर्मम तरीके से आपके अधिकार को कुचलने का आपकी ही सत्ताधारी पार्टी काम कर रही है, इसमें आप सहभागी बनकर महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात ना करें। और इस पर पता है क्या होना चाहिए, खुले मंचों पर संवाद होना चाहिए सिविल सोसाइटी के साथ, ताकि देश की जनता को ये पता चले कि बीजेपी किस प्रकार का छलावा करके देश की जनता, देश की महिलाओं के साथ एक तरह का छलावा भी नहीं कह सकते, धोखा कर रही है। और देखिए, महिला आरक्षण क्यों होना चाहिए, इसके लिए मैं खुद गवाऊं इस बात की कि जब मैं नगर निगम में विपक्षी नेता हुआ करती थी, जयपुर नगर निगम, तो मुझे एक बार अवसर मिला स्वीडन जाने का, और वहां मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया और वहां पर देश विदेश की बहुत सारी महिलाएं आई। तो हमने खुद ने देखा कि जब तक महिलाओं को अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है, जब तक महिलाओं के लिए पॉलिसी मेकिंग नहीं होती है, तब तक वो अपनी देहरी लांग करके राजनीति जैसे जटिल क्षेत्र में नहीं आ सकती। सिर्फ एक अपवाद है नॉर्डिक स्टेट्स यूरोप के, जहाँ ये पॉलिसीज अपनाई गई, कोटा सिस्टम नहीं लाए कि आप 15% पार्लियामेंट में हो तो आपको 85% पुरुषों का सहयोग चाहिए एक बिल पास कराने के लिए। और ये एक सर्किल है, जब तक आप उस 85 में से 33% नहीं होगी तो आपकी आवाज मुखर करने वाला नहीं होगा। तो ये तभी संभव हो सकता है कि जब आप राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहती हो तो आपको इसमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके सिर्फ महिला के मुद्दे पर विचार करना चाहिए और गंभीरता से अपने प्रधानमंत्री जी से कहना चाहिए, जिन्होंने बिल के गिर जाने के बाद प्रधानमंत्री की गरिमा को तार तार करते हुए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पीछे लगा करके और आपके माध्यम से देश को संबोधित करने के समय ये नहीं बताया कि क्यों वो गिरा, सिर्फ ये बताया कि विपक्षी पार्टियां कैसी हैं और उनको कई उपमाएं दी, तो मैं समझती हूँ देश के लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली बात। मुझे लगा जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, उस तरीके से कोई गलती करो आराम से, पछतावा करो बाद। तो वो क्या होता है ना कि जब हम कुछ गलती करते हैं ना और उसको स्वीकार करते हैं तो हम और उस गलती पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। और वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज से सहमत हो तो हाँ करो, नहीं हो सहमत तो ना करो, और सहमत हो और दिल से सहमत हो और सामने नहीं करना हाँ तो जोर जोर से चिल्लाओ। तो ये बीजेपी कर रही है और बीजेपी की महिलाएं भी कर रही हैं। तो जब कंसेंट होता है ना मन ही मन में, तो हम क्या करते हैं, आउटरेज आता है। तो आउटरेज क्या होता है, अपने मन की बात दबाने के लिए जोर से चिल्लाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ साथियों कि आज आवश्यकता है कि इस देश की महिलाओं को उनका अधिकार मिले। 30 वर्षों से लंबित मांग को पास करने के बाद 30 महीनों तक उसको लंबित रखा, विशेष सत्र बुलाया, तब भी शायद उनको जानकारी नहीं थी, अगर कांग्रेस पार्टी उनको आगाह नहीं करती कि आपने उसको नोटिफाई नहीं किया। नोटिफाई नहीं करने का ही मतलब है कि आपका मन नहीं था कि आप महिला आरक्षण को लागू करें। तो आज अगर इसको मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाना चाहती है तो कांग्रेस ने भी बीड़ा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने हर महिला को सशक्त करने के एक संकल्प के साथ हम सबको एक मोर्चा खोलने के लिए कहा है कि हम जनता के बीच में जाए, आपके माध्यम से सच्चाई उजागर करें और जनता को अवगत कराएं। भारतीय जनता पार्टी महिला की हितैषी पार्टी नहीं है, महिला के मुद्दे पर सियासत करना चाहती है कि महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देना चाहती। और मैं आपको बताऊं कि हम कॉन्शियस वोटर्स तो बन ही चुके हैं ना, महिलाएं इस देश में पुरुषों से ज्यादा मतदान करती हैं, तो हमारा पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल तो ऑलरेडी है ही, क्योंकि हम चयनकर्ता हो गई हैं अच्छे से अपनी इच्छा के अनुसार। लेकिन हमको रिप्रेजेंटेशन का अधिकार आप देना नहीं चाहते, ये हमारे, हम अगर पार्टिसिपेंट्स हैं तो हमें अधिकार भी है कि हम इसके में रिप्रेजेंटेटिव भी बने। और आपको भी पता है कि जब महिला किसी चीज में निर्णायक भूमिका में होती है, पॉलिसी मेकर होती है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट होती है, किसी मंच पर उसको अवसर मिलता है,
तो वो निश्चित रूप से उस वातावरण को शुद्ध करने का काम करती। शुद्ध से तात्पर्य ये हो गया कि वो जनता की भावना के अनुसार योजनाएं बनाने का काम करती है, जनता को लाभ मिले ऐसा काम करती है हमारी सोनिया गांधी जी ने। बिना प्रधानमंत्री होते हुए सिर्फ अपने विचारों के माध्यम से, अपनी राय के माध्यम से सरकार को अवगत करा के ऐसी बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स ला करके देश को बताया कि महिला होने का क्या मंतव्य होता है और किस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने, और ये तो कांग्रेस पार्टी है जिसने पहली बार महिला प्रधानमंत्री दी, राष्ट्रपति दी, लोकसभा अध्यक्ष दी, राज्यसभा की उपाध्यक्ष दी। क्या भारतीय जनता पार्टी में कहीं आपको ऐसा देखने को मिल रहा है? तो हम टोकन नहीं है, विमेन इज नो मोर टोकन। उसको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उसको अपनी राजनीतिक भागीदारी चाहिए और उसको देनी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग सब एकजुट हैं। सिर्फ आवश्यकता है कि दूसरी साइड बैठी हुई महिलाएं भी इस बात को समझे, सिर्फ उनका मुखौटा बनकर या उनकी कठपुतली बनकर उनके उन वक्तव्यों को या उन बयानों का दुष्प्रचार नहीं करे जिससे कि जनता भ्रमित होने का काम करे। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से ही सोशल डेवलपमेंट होता है और महिलाओं में उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरे जीवन में एक बार ऐसा अवसर आया था जब अनायास ही किसी ने मुझसे पूछा कि महिलाओं के सदन में पहुंच जाने से क्या होगा। तो मैंने कहा कि बताती हूँ। इतने में हमारे साथ की दूसरी पार्टी की एक महिला साथी थी, उन्होंने बहुत ही लचर सा बयान दिया, महिलाओं के जाने से सदन में महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनती है, सदन बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहती। मैं आपसे कहना चाहती हूँ महिला की मौजूदगी सदन को गरिमामय बनाती है, सदन की भाषा का को परिष्कृत करती है, उसका योगदान समाज उत्थान में होता है और देश को एक नई दिशा देने में काम करेगी वो। और ये वो कांग्रेस है जिसकी बहुत सारी स्वतंत्रता सेनानी, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी 3 बनी कांग्रेस की, आपको ध्यान है पहले। और उसके बाद जिस प्रकार से कांग्रेस ने महिला आरक्षण देकर के पंचायत राज और निकायों में आज महिलाओं का एक बहुत बड़ा पूल तैयार किया जिसमें सभी पार्टी की महिलाएं शामिल है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज दरकार सिर्फ लेजिस्लेचर में हमारी भूमिका की है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि हमारे इस मंतव्य को आपके माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखिए देखिए आप मुझे बताइए कि जब 2023 में संविधान संशोधन आ गया, महिला वंदन अभियान, तो फिर क्या आवश्यकता आन पड़ रही है कि आप 2 बड़े राज्यों में चुनाव है और अचानक से विशेष सत्र बुलाते हो। आपको आभास है कि अब आने वाले चुनाव में आपकी स्थिति बहुत खराब है, पिछली बार भी हो चुकी है। तो ऐसे में आप डिलिमिटेशन की इस कवायद को करना चाहते थे। मैंने आपसे कहा ना शुरुआत में, उनके पास अथाह संसाधन है, उनके पास कोई कमी नहीं है भ्रमित करने के लिए। और जिस प्रकार की कवायद चल रही है उस कवायद के सामने हम लोग बहुत गौण हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो हथकंडे हैं ना वो हम अपना भी नहीं सकते, क्योंकि हम एथिकल नॉर्म्स को फॉलो करने वाले लोग हैं। और हम तो ये चाहते हैं ना कि महिला पार्टिसिपेशन भी एक नॉर्म बन जाए, एक टोकन नहीं रहे। तो कोशिश यही है हमारी, हम आपके माध्यम से, और हमारे पास माध्यम भी क्या है आप मुझे बताइए, आपसे बड़ा माध्यम कोई हो नहीं सकता। और मैं तो लंबे समय से जानती हूँ कि अगर आप चाहें जर्नलिज्म के माध्यम से क्या नहीं हो सकता जनता में जन जागरण। सबसे बड़ा माध्यम ये था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अखबार के माध्यम से मुहिम शुरू की। इसके अलावा गांधी जी ने अपने सारी जो भावनाएं थी देश के सामने वो अखबारों के माध्यम से ही भेजी। तो आपसे बड़ा हमारे पास कोई हथियार नहीं है, इसलिए हम आपके समक्ष हैं और आपके माध्यम से इस बात को पहुंचाना। अब देखिए, इनका है तो फर्जी है और किसी और का होता तो सच होता। समझा मेरी बात? और भाई सोशल मीडिया के लिए क्या कहूँ मैं, ये सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब ये सच है या नहीं इसका फैसला तो कोर्ट भी नहीं कर पा रहा, लेकिन उस पत्र में जो भावना थी वो सच्ची थी। बाकी तो ईश्वर जाने कि क्या सच है क्या नहीं। सबसे बड़ी महिला नेता राजस्थान की आज घर पर बैठी है, कैसा महिला सशक्तिकरण। अब देखिए, ऐसे तो मैं कैसे कह सकती हूँ, उसकी जांच हो रही है, 3 लोगों को आप लाए भी हो, लेकिन मैं मानती हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ऐसे छोटे काम नहीं करता है। सोच ही सोच हमारी लोगों की नहीं।
हम लोगों को ये चीजें आती ही नहीं है। अगर हमको ये सब आता तो मैं भी आज विधानसभा में होती। देखिए, आपके सामने मैं बैठी हूँ ना, 3 चुनाव, तीनों हारी हूँ मैं। लेकिन क्योंकि उनको महिलाओं को आगे लाना है, जो उनके लिए काम करती हैं, पार्टी विचारधारा से जुड़ी हुई है, उनके लिए काम करते ही राखी जी बैठी हुई है, उनको 2 बार टिकट दिया है। कोशिश हम पूरी करते हैं, लेकिन आप समझिए इस बात को, आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी को इसके लिए कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। पितृसत्तात्मक समाज में वैश्विक रूप से, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, चाहे किस यूरोप को ही देख लीजिए, वहां पर भी कितना रिप्रेजेंटेशन हुआ है, मैक्सिमम 35%। तो हम ये चाहते हैं, नहीं जीतती है ना, क्यों नहीं जीतती है। हमने भी 18 के चुनाव को जीता ही था, लेकिन हमको हरा के बाहर निकाल दिया, उसका तो कोई इलाज नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हार जीत का मुद्दा, हमारी पार्टी कोशिश करती है कि जहां पर भी सक्षम महिला, सक्षम से मतलब ये नहीं कि क्या राजनीतिक रूप से इच्छा शक्ति रखती हो, सक्रिय रूप से समाज में भागीदारी निभाती हो, प्रतिनिधित्व करने की उसमें चेष्टा हो, तो उसको वो मंच देने का प्रयास करते हैं। मैं इसलिए हारी कि मैं ऐसी सीट पर लड़ती हूँ जो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट है।